मेरा जन्म मेरे लिए एक जानलेवा हादसा है। माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट। ये बातें रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट में लिखी थी और जन्म के साथ शुरू हुए उस हादसे ने आखिरकार 26वें साल में उसकी जान ले ही ली। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आज मैं वहां नहीं हूं जहां रोहित वेमुला ने खुदकुशी की है, क्योंकि रोहित सिर्फ वहां नहीं है जहां उसने जान दी है। सच तो यह है कि हर उस जगह पर एक रोहित वेमुला होता है जहां आपकी पहचान आपकी काबिलियत से नहीं, आपके जन्म के साथ जोड़ दी जाती है, जहां आपकी जातीय पहचान आपके पूरे वजूद को कैद कर लेती है। फिर वो पहचान आपके गांव मोहल्लों से होते हुए आपके विश्वविद्यालयों तक चली आती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो यूनिवर्सिटी में दाखिले के 6 साल बाद भी रोहित को खुदकुशी के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता? एक दलित नौजवान के लिए कैंपस लाइफ हादसों का कैसा सिलसिला होता है, ऑन द स्पॉट में आज इसी की पड़ताल। अमर रहे, अमर रहे। मेरा अंतिम संस्कार बड़ी खामोशी से करना, सोचना कि मैं थोड़ी देर के लिए ही आया था और चला गया। मेरे लिए आंसू मत बहाना, ये समझना कि मैं मरकर ज्यादा खुश हूं। एक 26 साल के नौजवान के आखिरी शब्द बेचैन करने वाले हैं, लेकिन रोहित, तुम्हारी आखिरी अपील को भी माना नहीं जाएगा। देश के नौजवान आंदोलित हैं, उनकी आंखों में आंसू भी है और गुस्सा भी। वो चिल्ला रहे हैं तुम्हारे जाने पर। युवाओं ने ठान रखा है कि वो उन सपनों को मरने नहीं देंगे जिनके साथ तुम जिए, जिन सपनों की मौत की आशंका ने तुम्हें खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। रोहित वेमुला की आत्महत्या ने देश के बड़े शिक्षण संस्थानों के कैंपस में दफन कई सवालों को सतह पर ला दिया है। विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव और उत्पीड़न नया नहीं है। रोहित इसी भेदभाव के खिलाफ लड़ता रहा और इसी लड़ाई ने उसकी जान ले ली। देश भर के दलित छात्र अब रोहित की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। भारतवर्ष इस समय 65% आबादी यूथ की है, तो उसमें दलित यूथ भी उसी सापेक्ष होंगे। तो उन यूथ की संख्या विश्वविद्यालय के अंदर बढ़ी है और उस बढ़ी हुई संख्या के अंदर भी कहीं ना कहीं रोहित की खुदकुशी को लेकर के एक माहौल या एक व्याकुलता दिखाई पड़ने लगी कि कल उसके साथ भी वैसा हो सकता है। आरक्षण की नीति ने दलित नौजवानों के लिए शिक्षण संस्थानों में एंट्री तो आसान कर दी, लेकिन शिक्षकों की संकीर्ण सोच और राजनीति के बीच उनके लिए डिग्री लेकर बाहर निकलना आसान नहीं है। बदलते कानून और वक्त के साथ भेदभाव की भाषा और तरीका दोनों बदल गया है, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है। ये इत्तेफाक भर नहीं है कि जिस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित ने खुदकुशी की, उसी विश्वविद्यालय में करीब आधा दर्जन दलित छात्र पहले भी खुदकुशी कर चुके हैं। जो विश्वविद्यालय विधा में भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है या पृथकता, एक्सक्लूजन है, वो बहुत परिमार्जित है, सोफिस्टिकेटेड है। वह एक कहना चाहिए अलंकृत रूप में भी प्रस्तुत करती है अपने आप को, क्योंकि शब्दावली का प्रयोग और कानून का प्रयोग, यू विल शो मी द पर्सन, आई विल शो यू द रूल, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल से गवर्नेंस नहीं चलता है। जेएनयू से पीएचडी कर रही चिंटू बिहार के भोजपुर से ताल्लुक रखती है। दलित समुदाय से आने वाली चिंटू ने बिहार में जातीय नरसंहारों का विभत्स चेहरा देखा है, लेकिन चिंटू की बातों से लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के गढ़ जेएनयू में भी दलित छात्रों के लिए पढ़ाई किसी लड़ाई से कम नहीं है। जेएनयू में आने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि एकदम मॉडर्न यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में आकर के तमाम सारे बैरियर्स, तमाम सारे जो फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो गए।
वो अलग रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को मिल ही जाता है। आप क्या पहनते हैं, आपका पोशाक क्या है, आप कैसे बोलते हैं, आपका इंग्लिश एफिशिएंट है कि नहीं, फ्लुएंटली बोल पाते हैं कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स में ये खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में 5000 एक मैनुअल डेटा तैयार किया है, जिसमें वाइवा वेटेज का मार्क्स और रिटन का मार्क्स दोनों को कंपेयर किया है। हाँ, मतलब जो लिखित परीक्षा है उसकी और जो लिखित परीक्षा, और जो वाइवा होता है उसका। और वाइवा। हाँ। तो लिखित परीक्षा में अगर आप 60% मार्क्स ले आते हैं, आप 52 आउट ऑफ 70 ले आते हैं, 75, आपको 1 मार्क्स, 0 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स दे के आपको वाइवा में कम दे करके आपको एकदम एलिमिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि ठीक है, एकेडमिक्स में पढ़ाई लिखाई के दौरान जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो आपने उसकी बात की। इसके अलावा भी क्या छात्रों में भी इस तरह की फीलिंग है, बैकवर्ड फॉरवर्ड या ऊंची जाति और पिछड़ी जाति का कोई एक इस तरह का की फीलिंग ऐसा देखने को मिलता है? कई बार लोगों को देखने को मिलता है, मैं कह रही हूँ नहीं एकदम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ देखने को, उस हिसाब से अगर देखें तो जेएनयू कुछ इतर है, कुछ बेहतर कंडीशन में है, लेकिन वहाँ पर भी ये नहीं कह सकते कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एकदम नहीं है। रोहित की आत्महत्या के बाद खड़े हुए आंदोलन को समर्थन वैसे तो सभी छात्र संगठन दे रहे हैं, लेकिन असली धार दलित छात्रों और युवाओं ने दी है। उनके लिए रोहित की खुदकुशी एक सियासी साजिश का नतीजा थी, जिसका विरोध होना चाहिए। लखनऊ के बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी इसी विरोध का हिस्सा थी। गो बैक मोदी पहली बार सुनने में आया, तो ये लगाने के पहले सोचा होगा ना कि बड़ी इसकी गूंज दूर तक जाएगी, ऐसा है? बिल्कुल ना, ये तो अगर इस देश में जो हमारा देश है वो प्रजातांत्रिक देश है, कुछ उनके भक्त भी रहते हैं कि वो गलत करें या सही करें, हमेशा वो हर हर मोदी घर घर मोदी की बात करते हैं, लेकिन उनको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ ये भारत देश अम्बेडकर का देश है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव लोग भी रहते हैं। अगर आप गलत करेंगे तो आपको गो बैक और मोदी मुर्दाबाद के भी नारे लगेंगे। और आप उस धरती पे गए थे जो अम्बेडकर की धरती है, जहाँ 50% अम्बेडकर विश्वविद्यालय में दलित का रिजर्वेशन है और 60% छात्र पढ़ते हैं, तो वहाँ से उनको आवाज सुनाई देनी चाहिए कि दलितों का जो शोषण हो रहा है, अल्पसंख्यकों जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज थी। अच्छा, तो आप लोग जब वहाँ से जब पुलिस आप लोगों को उठा कर ले गई तो आप लोगों के साथ पिटाई उठाई भी हुई? जी बिल्कुल, पिटाई उठाई हुई, टॉर्चर किया गया हम लोगों को बहुत। फिर उसके बाद मतलब हम लोग जैसे ऑडिटोरियम से ले गए हम लोग को निकाल कर, तो गाड़ी में तुरंत ले गए और फिर पीटना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने हम लोगों को। तो लखनऊ में जो नारा लगाया, मतलब उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची है? देश के बाहर भी पहुंची है, दिल्ली तक पहुंची है, उनको ना सुनाई दे अलग है, लेकिन पहुंच गई है, लोगों की जन जन तक पहुंच गई है आवाज कि अब आप शोषण नहीं कर सकते हैं। 21वीं सदी चल रही है, यहाँ लोग आ गए हैं आपके शोषण के विरोध में आवाज उठाने वाले। तो अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कई बार कि जो गो बैक मोदी के नारे लगाने वाले अभी भी बहुत कम हैं और घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगाने वाले ज्यादा हैं? बिल्कुल, आप सही कहते हैं, क्योंकि हमेशा जो कट्टरवादी फंडामेंटलिस्ट होते हैं उनके विरोध में रेशनलिस्ट और साइंटिफिक लोग, समानता स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती, लेकिन उनकी आवाज बहुत में दम होता है, उनकी सारी आवाज को दबा करके उस आवाज को सुनाई देते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं के साथ झगड़े के बाद यूनिवर्सिटी में रोहित का सोशल बाइकॉट कर दिया गया था। रोहित ए से यानी अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े थे। रोहित के शामिल होने के बाद से ए से लगातार मजबूत होता जा रहा था। एबीवीपी के नेता इसी बात से परेशान थे। रोहित के दोस्तों का मानना है कि उनके ऊपर बैन का असली मकसद कैंपस में दलित छात्र राजनीति को खत्म करना था। रोहित के दोस्त हैं वी प्रशांत, वो दिल्ली आए हैं, जेएनयू आए हैं। वी प्रशांत उन 5 छात्रों में से शामिल हैं जिनको की रोहित के साथ रस्टिकेट किया गया था, वहां से निकाला गया था, जिनका सोशल बाइकॉट किया गया था एक तरीके से, है ना? तो सोशल बाइकॉट का नेचर क्या था? क्या 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 चीजें पाबंद कर दी गई थी? आप हमको 18 तारीख को एक ऑर्डर आया था कि हमको हॉस्टल में हमारा प्रवेश मना किया था। हाँ। और
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होगा उसमें हमारा एंट्री मना किया था। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में भी नहीं जा सकते? हाँ, हम अच्छा। अभी जो कुछ भी कॉमन प्लेसेस होता है, कॉमन प्लेसेस में हम ग्रुप्स में नहीं जाने बोल के आदेश दिया था। और स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस में भी हमको पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया था। अच्छा। और ये सब जो भी 18 दिसंबर को जो कुछ भी ऑर्डर आया था वो बहुत अनजस्ट ऑर्डर था और अन्याय वाली ऑर्डर था, क्योंकि वो बिना कुछ इंक्वायरी करके वो ऑर्डर दिया गया था। अच्छा। दूसरी बात यह है कि उसी दिन 18 दिसंबर को रोहित ने एक लेटर भी लिखा था कि वीसी को लिखा था, ओपाराव जिसने MHRD से अपॉइंट हुआ था 1-2 महीने पहले, उनको एक लेख लिखा था। उसमें वो स्पष्ट किया कि आप 5 दलित स्कॉलर्स को सोशल बॉयकॉट किए थे ABVP को मदद करने के लिए। अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं हमको एडमिशन के टाइम पे ही पॉइजन क्यों नहीं देते, ना क्यों आप रोप हमको क्यों नहीं देते बोल के 18 दिसंबर को एक लेख लिखा था। लेकिन वीसी ने वो लेख को भी बेखातर किया। बेखातर करके उन्होंने बात भी नहीं किया रोहित से या हमारे से भी एक बार बात भी नहीं किया। हम सब लोग 15 दिन तक हम बाहर ही सो रहे थे, बाहर ही रह रहे थे, क्योंकि हमारा तो हॉस्टल मना किया था। बाहर बोले तो ओपन स्पेस, जैसा ये ओपन स्पेस होता है, वो ओपन स्पेस में आके हमारा बेड्स लगा के हम सो रहे थे ठंडी हवा में। तो क्या आप लोगों को और रोहित को लगने लगा था कि अब हमारा करियर खत्म हो गया है और अब हमारी? जरूर लग रहा था, क्योंकि रोहित ने उनकी दोस्तों से भी ये भी कहा था कि मेरा करियर इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है और हमारा करियर को भी स्मैश करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमका PhD भी नहीं होगी, हम और कुछ भी स्टार्ट करना पड़ता है। ये भी दूसरी बात भी उनका दिमाग में चल रहा था। ये कुछ दोस्तों से भी रोहित ने बात किया था अभी। अच्छा। ये जो जातीय आधार पर होने वाला भेदभाव है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, आप लोगों ने, चूंकि आप एक उस लड़ाई को फ्रंट लीड आप लोग कर रहे थे, आप 4-5 लोग उस लड़ाई के अगुआ थे, नायक थे, तो वो लड़ाई, वो जातीय भेदभाव किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था? डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत सारे इंस्टेंसेस में हुआ था। इसके पहले भी कुछ 3-4 सुसाइड्स थे, उनका रिपोर्ट्स भी डाले थे। वो रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट तो जस्टिस रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस थे, उन्होंने चेयर किया था। उन्होंने भी ये साबित किया था कि यूनिवर्सिटी में जाति भेदभाव की तरह है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है बोल के तय किया था। ये तो साबित कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कैसा चल रहा है। वो है डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी देखो है, लेकिन वो अंदर दबाव, इतना ज्यादा दबाव पड़ने के बाद उन्होंने खुदकुशी करने किया कि अभी इस लड़ाई को वो ज्यादा दूर तक नहीं ले जाने की स्थिति में थे। उनको लग रहा था कि लड़ाई, उनको ऐसा लगा कि हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि हम एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा रहे हैं। वो दीवार हम टकराने के बाद और थिक हो जा रहे हैं। उनको ये मौसम महसूस हुआ। रोहित की खुदकुशी की इसी पृष्ठभूमि में देश भर के शिक्षण संस्थानों में चलने वाले दलित छात्र आंदोलन को भी समझना होगा। 90 के दशक के पहले शिक्षण संस्थानों में दलित छात्रों की तादाद कम थी। दलित छात्र ऐसे में सबके लिए पैदल सेना की तरह थे, खासकर वामपंथी छात्र संगठनों के लिए। लेकिन दाखिले में आरक्षण के सख्ती से लागू होने के बाद दलित छात्रों की तादाद भी बढ़ी और पहचान की चेतना भी। वामपंथी संघर्ष का केंद्र क्लास था, जबकि दलित छात्रों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कास्ट था। फिर वामपंथी वर्ग संघर्ष में दलित नायकों के लिए भी कोई जगह नहीं थी। उन लोगों ने बहुत सारे विश्वविद्यालयों के अंदर ये बात, प्रश्न उठाया कि आखिर वो आइकन कहाँ है, वो नायक कहाँ है, आपके पाठ्यक्रम में वो नहीं है। अच्छा ठीक है, आप नहीं हैं, आप न करिए, लेकिन हम विश्वविद्यालय प्रांगण में हम उनके जन्म दिवस तो बना सकते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का सफर दलित छात्र राजनीति के इसी बदलाव को दिखाता है। रोहित ने पहले साल ABVP को वोट दिया था, बाद में उसने वामपंथी छात्र संगठन SFI को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि दलितों की लड़ाई अलग है और अलग होकर ही लड़नी होगी। रोहित फिर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़ गए। दूसरे छात्र संगठन अंबेडकर के नाम पर चलने वाले छात्र संगठनों पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन दलित छात्रों का मानना है कि ये उनकी जरूरत है। दो फोर्स है, एक फोर्स है जिसको हम राइट विंग कहते हैं, जो ABVP या BJP या इस तरह का फोर्स है, जो जाति के सवालों को एक ना सिर्फ एक दरकिनार करता है, लेकिन जाति के सवालों पर जो बात करता है उसको कास्टिस्ट ठहराया जाता है। दूसरी बात यह है कि
वामपंथियों का जो पूरा राजनीति इस देश में रहा हुआ है, वही सेम राजनीति कैंपस में वामपंथी करते हैं कि जाति के सवालों को वो भी एक पेरीफेरी पे देखते हैं। वो खाली जाति के सवालों पर तब बात करते हैं जब कोई जैसे सुसाइड हो गया या फिर कोई जब तक कोई बड़ा केस नहीं होता है। और इसी यही कारण की वजह से जब दलित स्टूडेंट खास करके और जो मार्जिनल स्टूडेंट्स है, जब वो जाति के सवालों पर अपनी बात रखते हैं तो देखते हैं कि तमाम तरह के जो संगठन है, चाहे राइट विंग संगठन हो चाहे लेफ्ट विंग संगठन हो, वो उस सवालों को एक रोजमर्रा की जिंदगी के सवालों की तरह नहीं देखते हैं। वो एक केवल एक जबकि जो दलित छात्र हैं उनको लगता है कि नहीं ये ज्यादा बड़ा मसला है और इसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। एंड देयरफॉर इसीलिए हम सोचते हैं कि अम्बेडकरिज्म एज एन आइडियोलॉजी, अगर आप रोहित का अगर आप सोशल मीडिया पे जितने भी जो लिखा है रोहित ने, उसको यदि आप देखते हैं तो रोहित वॉज ऑल्सो द क्रिटिक ऑफ लेफ्ट। कि आप देखेंगे कि वामपंथियों का जो पोलित ब्यूरो है उसमें आज भी SC/ST का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोई आप वामपंथियों के पूरा राजनीतिक करियर में देखिए, कोई भी दलित ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको आप कोई दलित लीडर करके आप देख सकते हैं, या दलित उनको एक लीडर करके अपनी अस्मिता को उनके साथ जोड़ सकते हैं। रोहित की खुदकुशी को लेकर विरोध सरकार के खिलाफ एक छात्र आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है, जिसमें सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि कमोबेश सभी वर्गों के छात्र शामिल हैं। जानकार मानते हैं कि मौजूदा सरकार की नीतियों ने उच्च शिक्षा के छात्रों को मुश्किल में डाल दिया है और इसीलिए इस विरोध का समर्थन बढ़ता जा रहा है। रोहित वेमुला की मौत को लेकर पूरे देश में विरोध की एक लहर है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे छात्र इसका विरोध कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और हम अभी इस समय एडमिन ब्लॉक में हैं और यहां भी कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और जो 3 लोग यहां बैठे हुए हैं, 3 छात्र हैं जो बैठे हुए हैं, लेनिन, शुभांशु और सुचिश्री, और ये इस तरफ बैठे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। आप सुचिश्री हैं और आप हैं शुभांशु और आप लेनिन। अच्छा, तो ये तीसरा दिन है आप लोगों के हंगर स्ट्राइक का। ठीक बात है। तो ये कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर रोहित, तो जस्टिस का मतलब क्या, कैसे इंसाफ मिलेगा रोहित को, क्या चाहिए, क्या होगा? तो जस्टिस का मतलब इन द फर्स्ट सेंस रोहित का मौत के लिए जिन लोग रिस्पॉन्सिबल है, द VC अप्पा राव, द मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, इन सारे लोग का रेजिग्नेशन हम लोग डिमांड करते हैं। इसके साथ MHRD से जो 5 लेटर भेजी थी MHRD, और स्मृति ईरानी is now claiming that she has to do nothing with it. We want to expose this as well and we want स्मृति ईरानी's resignation as well. तो ये आपको लगता है कि ये जो 3 रेजिग्नेशन के साथ रोहित के इंसाफ की लड़ाई पूरी हो जाएगी? देखिए, इंसाफ की लड़ाई तो आज की नहीं है, ये कास्ट बेस्ड एक इंसाफ की लड़ाई है। लोअर कास्ट का सोशल ऑपरेशन है जिसका लेगेसी आज 1000 साल का है। तो 3 आदमी के रेजिग्नेशन के साथ ये पूरी तो नहीं होगी, लेकिन एक स्टेप हम लोग बोल सकते हैं कि अचीवमेंट बोल सकते हैं। रोहित वेमुला की लड़ाई को सिर्फ सरकारी विरोध तक सीमित कर देना कुछ वैसा ही होगा जैसा कि रोहित ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। द वैल्यू ऑफ द मैन वॉज रिड्यूस्ड टू हिज इमीडिएट आइडेंटिटी एंड नियरेस्ट पॉसिबिलिटी, टू अ वोट, टू अ नंबर। रोहित की लड़ाई हर तरह की असमानता और जातीय भेदभाव के खिलाफ थी। ऐसे में कुछ मंत्रियों और अधिकारियों का इस्तीफा इस लड़ाई का अंत नहीं हो सकती। सच तो यह है कि जब तक इस देश के विश्वविद्यालयों में किसी दूसरे रोहित की आत्महत्या की गुंजाइश, उसकी आशंका बची हुई है, तब तक ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ऑन द स्पॉट में आज इतना ही। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार और मनीष झा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते ऑन द स्पॉट में मिलेंगे, फिर किसी और स्पॉट पे।